नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रदत्त सूंठा जी मौजूद हैं हमारे साथ में, जो कि उच्च शिक्षा निदेशक हैं। मार्च महीने में अभी कार्यभार आपने संभाला है और उससे पहले आप वेरीनाग डिग्री कॉलेज में, गड़ाई गंगोली में, चंपावत डिग्री कॉलेज में, पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ में आप प्राचार्य के पद पे रहे हैं और एचओडी भी रहे हैं और बेसिकली आप कॉमर्स में डीलिट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच जी। मुझे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस रेडियो स्टेशन पे आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड और मैं आप सभी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी सर, आप इतने ही सारे कॉलेजेस में प्राचार्य के पद पे रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, जिन चीजों से वो जूझ रहे हैं या बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इससे आप वाकिफ हैं अच्छी तरह से। तो अभी उच्च शिक्षा निदेशक बतौर जब आप बने हैं तो क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, क्या बेहतर आप अपने कार्यकाल में करना चाहते हैं? जी, इनफैक्ट मैं जब महाविद्यालयों में रहा हूँ तो मुझे ग्रास रूट पे उन समस्याओं के विषय में जानने का मौका मिला और मैंने प्रत्येक महाविद्यालय को अपनी एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला माना और वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे परिवर्तन करने का प्रयास किया। मेरा मानना यह है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के या किसी भी महाविद्यालय के या किसी भी उच्च शिक्षण संस्था के जो लीडरशिप है, जो ग्राउंड लेवल ऑफ लीडरशिप है, वो परिवर्तन ला सकती है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है संस्थाओं को, लेकिन उनको मोटिवेट करना होगा। और किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट और टीचर्स, जिसको हम फैकल्टी मेंबर्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके बिना हायर एजुकेशन की या किसी भी एजुकेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो उनको दोनों को मोटिवेट करना और उनके साथ में मिल करके काम करना और उनको देश और विदेश में जो वर्तमान नवीन प्रवृत्तियां चल रही हैं उनसे अवगत कराना, ये बहुत आवश्यक है और ये लीडरशिप का काम है। क्योंकि लीडरशिप को एक तरफ अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को ठीक रखना पड़ता है और दूसरी ओर जो हमारी एक्सटर्नल रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सरकार है, विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ में एक समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है। तो ये चीज मैंने महाविद्यालयों में या जो ग्राउंड लेवल पर रह करके सीखी। अब मैं जब हायर एजुकेशन के इस सर्वोच्च पद पे, जिस पे कोई भी फैकल्टी मेंबर पहुंचने की उम्मीद कर सकता है, जब उस पे पहुंचा हूं तो मेरा भी कुछ ड्रीम है कि किस प्रकार से जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता को सुधारा जाए और उनके द्वारा हम हायर एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर उसमें पढ़ा रहे हैं, उनके फुल पोटेंशियल को उनको रियलाइज कराना और उनका फुलेस्ट डेवलपमेंट करना, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। क्योंकि वर्तमान में आप ये भी जानते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है, भारत एक शिक्षा की गुणवत्ता का, एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा केंद्र पूरे विश्व में तभी बन सकता है जबकि हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी उनका चतुर्दिक विकास करें, ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, नॉट ओनली इन टेक्निकल स्किल्स बट दूसरे प्रकार की जो स्किल्स हैं, यानी उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं कि कैसे उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे उनमें रोजगार परकता उनकी बढ़ानी है, कैसे वो अपना खुद स्टार्टअप कर सकें, कैसे वो जो शिक्षा से जुड़े हुए जो इतर विषय हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा कौशल अपना विकास कर सकें जिससे उनको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का सामना न करना पड़े। तो और वो कुछ योजनाएं, कुछ कोशिशें हो रही हैं? जी हाँ, हमने अभी क्या किया है कि उच्च शिक्षा जो नई नीति है उसको क्रियान्वित करने के लिए अभी हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पर प्रत्येक महाविद्यालय में एक सेंटर खोल दिया गया है जिसको हम कौशल विकास केंद्र कहते हैं। ये जो कौशल विकास केंद्र है, इसमें वहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो भी जॉब रोल्स हैं, यानी उस स्थानीय स्तर पर जिन जिन उद्यमों की स्थापना हो सकती है उससे संबंधित, या वहाँ पर जिस प्रकार का रॉ मटेरियल अवेलेबल है या जिस प्रकार का स्किल अवेलेबल है या जिस चीज़ की वहाँ पर डिमांड है, उसके अनुकूल वहाँ पे एक कम से कम एक पाठ्यक्रम वहाँ पर संचालित किए जाने की योजना है, जिसके लिए अभी वो चूँकि अभी प्रोसेस पे है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी स्थापित कर दिए गए हैं। ये सूचना हमारे वर्तमान में 119 हमारे शासकीय महाविद्यालय हैं,
इन सभी महाविद्यालयों में हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित हो गए हैं। जी सर, क्या अशासकीय महाविद्यालय आपके अंडर नहीं आते हैं? अशासकीय महाविद्यालय भी हमारे आते हैं। अभी हम वर्तमान में 21 अशासकीय महाविद्यालय हैं जी। और अब दूसरे चरण में अशासकीय महाविद्यालयों में भी इसको चलाने की योजना है। जी जी जी। आप जानते हैं कि अशासकीय महाविद्यालयों में जो वेतन और भत्तों का और उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सब भुगतान उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ही होते हैं। यानी वो इसीलिए उनको सहायता प्राप्त महाविद्यालय कहा जाता है। जो तीसरी कैटेगरी के गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं जिनको प्राइवेट कॉलेजेस कहा जाता है, वो भी विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हो सकते हैं। वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन जो कि सरकार की नीतियों का जो पालन करना पड़ता है उसमें कहीं न कहीं उन पर अगर कोई नया विद्यालय अपना खोलना चाहता है प्राइवेट, तो उसके लिए अनुमति सर आपके द्वारा दी जाती है या नहीं? देखिए, जब कोई नया आपका मतलब प्राइवेट कॉलेज से है? हाँ, प्राइवेट कॉलेज अगर स्थापित होता है तो उसकी अनुमति संबंधित रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा दी जाती है। हमारे यहाँ डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई फार्मेसी का कोई प्रोग्राम कोई कॉलेज खोलना चाहता है तो उसकी अनुमति उसको तकनीकी शिक्षा निदेशालय से लेनी पड़ती है। हाँ, और AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के, लेकिन उसको स्टेट लेवल पे उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा निदेशालय से या उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड से लेना पड़ता है। इन द सेम वे अगर हमारे यहाँ कोई एफिलिएटेड कॉलेज स्थापित होता है, कोई अन्य जो जिस सामान्य शिक्षा वाला, तो वो हमारे जो उसको हम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय है, कुमाऊं विश्वविद्यालय अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, लेकिन उसके अंतर्गत तमाम अन्य एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस खुलते समय उनको उस विश्वविद्यालय से मान्यता लेनी होती है। वर्तमान में जो हमारा SSJ यूनिवर्सिटी है जो कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के जो जिलों के लिए है, तो वहाँ पर जितने एफिलिएटेड कॉलेज होंगे वो SSJ से हुए संबद्ध होते हैं। जबकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो 2 जनपद हैं आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर, और इसके बाद फिर गढ़वाल मंडल में हमारा जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जनरल एजुकेशन के लिए है वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है, जिसमें तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि सामान्य शिक्षा का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से प्राइवेट कॉलेजेस तो एफिलिएटेड हैं, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे ऐसे ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में आ गए जी। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है एफिलिएटेड? गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जी, जो निजी जिनको महाविद्यालय कहा जाता है। जी। तो काफी ढांचा आपने बता दिया सर। उच्च शिक्षा निदेशालय के ढांचे पर थोड़ा सा बताइए। हाँ, उच्च शिक्षा निदेशालय के काम क्या क्या होते हैं वो भी? देखिए, निदेशक का काम महाविद्यालयों में वेतन और भत्तों की व्यवस्था कराना, महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, महाविद्यालयों को फैकल्टी उपलब्ध कराना, महाविद्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं, फैकल्टी मेंबर काम करते हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी, लैब असिस्टेंट, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय के कार्मिक और 4th क्लास के जो कार्मिक होते हैं, उनका सबका नियंत्रण निदेशालय करता है। और निदेशालय साथ में निदेशालय का अपना भी ढांचा है जहां पर निदेशक के अतिरिक्त 3 उपनिदेशक और हमारे 4 सहायक निदेशक होते हैं जो अधिकारी स्तर के होते हैं। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और उनके नीचे कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और फिर उनके नीचे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो प्रधान सहायक जिनको हम कहते हैं और कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक जो ढांचा होता है। इसके अतिरिक्त लेखाकार होते हैं और एक हमारा राज्य वित्तीय सेवा का एक फाइनेंस ऑफिसर होते हैं हमारे यहाँ, जो हमारे कैडर से नहीं होते हैं बल्कि फाइनेंस कैडर से होते हैं। तो इसके अतिरिक्त चूंकि आप जानते हैं कि सरकार जो सचिवालय है वो देहरादून में है, तो सचिवालय से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए हमारा एक क्षेत्रीय केंद्र जिसको संयुक्त निदेशक का कार्यालय भी कहते हैं वो देहरादून में है, जिसको दून यूनिवर्सिटी में वर्तमान में स्थापित किया गया है। वहाँ पर एक संयुक्त निदेशक बैठते हैं। संयुक्त निदेशक क्लास 3 के नियोक्ता होते हैं और वहाँ पर एक उपनिदेशक भी बैठते हैं और 2 सहायक निदेशक।
और वो यहाँ से जो भी कार्य सरकार से संबंधित होते हैं उनको वो लोग संपादित करते हैं। और बहुत सी हमारी जो बैठकें होती हैं जिसमें शासन के साथ बैठकें होती हैं या माननीय मंत्री जी के साथ जो बैठकें होती हैं, उनमें हमको डायरेक्टर को जहाँ जाना होता है वो फिर डायरेक्टर स्वयं वहाँ जाते हैं। अन्यथा बहुत जरूरी न होने पर हम उनके माध्यम से काम कराते हैं। वहाँ पर हमारे 4 सेक्शन हैं। जो उत्तराखंड का उच्च शिक्षा विभाग है उसमें एपेक्स लेवल पर 4 सेक्शन होते हैं और वहाँ पर हमारे 2 अपर सचिव महोदय होते हैं और विभाग का जो मुखिया है वो सचिव होते हैं। जी। हाँ, उनके अंडर चलता है। जी सर, आपका काम विजिट का भी है महाविद्यालय में? हाँ, महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करने के लिए या औचक निरीक्षण करने के लिए हमको समय समय पर जाना होता है और वहाँ पर देखना पड़ता है कि महाविद्यालय किस प्रकार से चल रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वहाँ पर उपस्थिति किस तरीके से हो रही है, वहाँ पर लोग नियमित रूप से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और महाविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य कैसे चल रहा है इत्यादि को मॉनिटर करना भी निदेशक का कार्य होता है। और निदेशक इसके लिए न केवल स्वयं जाते हैं बल्कि निदेशक के साथ साथ जो अन्य हमारे अधिकारी होते हैं उनको भी अलग अलग दलों में विभिन्न महाविद्यालयों में भेजा जाता है ताकि महाविद्यालय सुचारू रूप से कार्य कर सके। जी बिल्कुल। सर, कितने महाविद्यालय हैं अभी जिनके पास अपने भवन नहीं हैं? अभी हमारे 84 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपने भूमि और भवन दोनों हैं और लगभग 12 हमारे महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें निर्माण कार्य चल रहा है और 9 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें इस वर्ष जिनकी भूमि उपलब्ध हो गई है लगभग, और इनमें निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में यानी जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष है इसमें इनके भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग सभी महाविद्यालयों में भूमि और भवन की व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा का बहुत तेजी के साथ में विकास हुआ है और वो काफी विजनरी भी हैं। तो उनका ये कहना है कि एक तो महाविद्यालयों में भूमि और भवन की कोई कमी न रहे, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में आता है जहाँ पर मैक्सिमम फैकल्टी है। अदरवाइज बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें फैकल्टी का प्रतिशत 50 भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 80% फैकल्टी अवेलेबल है। और बल्कि कुछ हमारे यहाँ प्राचार्यों के अधिकांश पद भर दिए गए हैं। केवल 27 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी डीपीसी होनी है और वो डीपीसी हो जाएगी तो लगभग सभी महाविद्यालयों को प्राचार्य उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक उपलब्धि ये है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है यानी सकल नामांकन अनुपात, वो भी देश के अग्रणी राज्यों में आता है। इस वक्त में 45% से ऊपर हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 27% के करीब है। तो उससे हम काफी आगे हैं। सर, फीस बढ़ोतरी का डिसाइड क्या आप करते हैं? हाँ, देखिए महाविद्यालयों में छात्रों से जो लिया जाने वाला शुल्क होता है वो हमारा पहले से निर्धारित होता है, लेकिन समय समय पर उसमें उसको परिवर्धित करना होता है। तो उसके लिए एक समिति बैठाई जाती है जिसमें विभिन्न जिलों से आने वाले जो प्राचार्य होते हैं, दोनों मंडलों से हम कम से कम 2 प्राचार्यों को लेते हैं। तो उनकी एक समिति होती है जो ये डिसाइड करती है कि शुल्क को किस तरीके से और परिवर्धित किया जाए। लेकिन शुल्क में बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हमारे यहाँ अभी नहीं हुई है। जी, लगातार हम देखते हैं कि आंदोलन कई होते रहते हैं। हाँ, सर, क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है उस वक्त कि सुदूर गरीब व्यक्ति का बच्चा भी पढ़ पाए हमारे रेगुलर? देखिए ऐसा है, हाँ नहीं आपकी बात सही है, लेकिन अगर उच्च शिक्षा में देखा जाए तो उच्च शिक्षा में इस टाइम शुल्क सबसे कम है और उसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है उन लोगों को उनको भी दिया जाता है। जो SC ST OBC का जो स्कॉलरशिप है वो उनको दिया जाता है। साथ साथ में उनको पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेंडिचर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज प्रदान करते हैं उसकी तुलना में शुल्क बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू। आप देखिए कि जो निजी हमारी संस्थाएं हैं उनमें शुल्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ शुल्क ज़्यादा नहीं है। इसलिए वो जो भी शुल्क होगा वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही नाम मात्र का होता है। सर, इसके अलावा कोशिश की जाती है कि जैसे किताबें वक्त पे बच्चों को मिलें और नई अपडेट राइटर्स की हों तो लाइब्रेरी अच्छी बने, क्या इसकी कोशिशें भी हो रही हैं? जी, इसमें बहुत कोशिश हो रही है। अभी हम 2 फ्रंट पे कोशिश कर रहे हैं। एक तो महाविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन चूंकि एक समय में
उच्च शिक्षा में किसी भी महाविद्यालय में एक बच्चे को एक समय में 2 किताबें दी जाती है, फिर वो उन किताबों को चेंज कर सकता है और दूसरी किताबें ले सकता है ताकि वो लाइब्रेरी, लेकिन चूंकि विद्यार्थी उन किताबों को नॉर्मली वापस नहीं करते हैं, उसी को साल भर वो पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ किताबें स्वयं भी क्रय करनी पड़ती हैं। लेकिन हमने उसके लिए इसके हल के रूप में अभी प्रदेश सरकार ने ई ग्रंथालय योजना चलाई है। ई ग्रंथालय योजना के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, जिसके माध्यम से वो 7 करोड़ से अधिक जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI कहते हैं, उसमें ये रिसोर्स है, उसका उपयोग कर सकते हैं, उस तक एक्सेस उनकी है। और उसमें मल्टीमीडिया अप्रोच है, यानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, यानी हर प्रकार की। और क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है और सभी भाषाओं में उपलब्ध है, अधिकांश भाषाओं में, यानी हिंदी और अंग्रेजी में तो अवेलेबल है ही, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का भी ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो NDLI के रिसोर्सेज का उपयोग करें। भविष्य में हमारी एक प्लान ये भी है कि हम इसमें रिसोर्स का खुद जनरेशन करें, यानी अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज का पाठ्यक्रम होता है उसमें स्वयं कंटेंट जनरेशन करें, ताकि उस कंटेंट जनरेशन के थ्रू हमारे विद्यार्थियों को हमारे ही जो पाठ्यक्रम है उसमें लिटरेचर उपलब्ध हो सके, साहित्य उपलब्ध हो सके। जी जी। तो ये इस दिशा में भी प्रयास चल रहा है। जी 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 सर, इसके अलावा जैसे कोई वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, आपने मतलब कौशल वाले केंद्र की बात तो की, वोकेशनल या फिर पत्रकारिता के कोर्सेज, या फिर जैसे हम देखते हैं कि विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं अब रोज बड़ी, तो ऐसा भी कोशिश है कि उच्च स्तरीय चीजें भी जो आजकल चलन में हैं वो भी हम दे पाएं। हाँ, इस पर प्रयास चल रहा है। अभी तक हमारे लगभग 37 महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर तीनों फैकल्टी काम कर रही है, यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य। और इसके अलावा लगभग 60 से कुछ ज़्यादा कॉलेज हैं जिनमें 2 संकाय हैं। अच्छा। 2 संकाय चल रहे हैं और बाकी मोनो फैकल्टी कॉलेजेज हैं। तो अब इन कॉलेजेस में परंपरागत पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एटसेट्रा, और फिर साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये बायो साइंसेज वगैरह। अब हमारा ये प्रयास है, अभी हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि इन महाविद्यालयों में इस तरीके का कोर्स पोर्टफोलियो लोगों को अवेलेबल हो, जिसमें कुछ कोर कोर्सेज रोजगार परक पाठ्यक्रमों में संचालित किए जाए। जैसे साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस खुल जाए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स कला में खुल जाए, या वोकल म्यूजिक का डिपार्टमेंट खुल जाए, या टूरिज्म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंटल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है। तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट जब खुलेंगे तो ये विभाग आने वाले जो समय में जो नए कोर्सेज जिनमें हमारी नई टेक्नोलॉजी हमको ले जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स है और बिग डेटा है, तो ये भी वो कंप्यूटर साइंस का जो विभाग है वो वोकेशनल कोर्सेज के रूप में, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के रूप में संचालित कर सकता है। इसके साथ में महाविद्यालयों को ये भी एक विकल्प उपलब्ध है कि वो 30 आवर्स से कम के सर्टिफिकेट कोर्सेज अपने महाविद्यालय के स्रोतों के आधार पर वो चला सकते हैं। हमने बेरीनाग में और लगभग 3 वर्ष ये कोर्स हम चला चुके हैं वहाँ पे, बेरीनाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, और बहुत से अन्य महाविद्यालयों ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है ऑन आवर ओन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के हमने ये कोर्सेज चलाए हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैथमेटिक्स में हमने कोर्स चलाए, टूरिज्म में चलाए हैं और वीमेन एम्पावरमेंट में चलाए। तो ये कोर्सेज हमने वहाँ भी चलाए हैं। तो हम एक्चुअल में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने का जो प्रॉब्लम है वो उसको कई प्रकार से एड्रेस करने की आवश्यकता है। यानी महाविद्यालय अपने स्तर से भी ये कोर्सेज चलाए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चलाए। यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रकार के कोर्सेज की बास्केट तैयार की है, जिसमें विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर अभी चल रहा है, उन सेमेस्टर में वो वोकेशनल और को करिकुलर के रूप में भी इन पाठ्यक्रमों को ले सकते हैं। और साथ में अप्रेंटिस की भी व्यवस्था है कि वो कहीं अप्रेंटिस कर लें और उसका सर्टिफिकेट लाने पर
उनको मतलब वो रोजगार के लिए तैयार होंगे। माननीय प्रधानमंत्री है उनकी वही सेल्फ रिलायंट इंडिया हो, स्किल इंडिया हो और मेक इन इंडिया हो, मेक फॉर इंडिया हो, ये जो स्टार्टअप इंडिया हो, जैसे ये सारे पाठ्यक्रमों के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का इस तरीके से डेवलपमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि रोजगार को सेल्फ जनरेट किया जा सके और लोग रोजगार सीकर न बने बल्कि रोजगार देने वाले ही बने। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कुछ सालों पहले जो है प्राइवेट के जो विद्यार्थी थे उसका जिम्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को दे दिया गया, तो अब क्या आपके विद्यालयों का जो सत्र है वो ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल। अभी हमारा जो सत्र है वो एक्चुअल में अभी चूंकि संक्रमण काल में है, ट्रांजिशन में है, वो इसलिए है क्योंकि देखिए पहले सेमेस्टर सिस्टम भी था और एनुअल सिस्टम भी था। तो अभी एनुअल सिस्टम के भी एग्जाम होते हैं और सेमेस्टर सिस्टम के भी एग्जाम होते हैं, और अब सेमेस्टर सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो एनुअल सिस्टम धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएगा, यानी वो विद्यार्थी पास आउट होकर चले जाएंगे, तो केवल सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। अच्छा, बैचलर में भी और पीजी में भी। तो अब सेमेस्टर सिस्टम अनिवार्य हो गया। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसे मैंने अभी बताया कि पहला और दूसरा जो सेमेस्टर है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, वो अभी वर्तमान में चल रहा है, यानी पहला वर्ष चल रहा है। फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति का मैं आपको जैसे पता होगा कि पहले साल के बाद अगर कोई स्विच ओवर करना चाहता है तो उसको एक सर्टिफिकेट अवार्ड होगा। अच्छा। और यदि वो 2 साल कर लेता है तो उसको डिप्लोमा अवार्ड होगा। यदि वो 3 साल कर लेता है तो देन उसको डिग्री अवार्ड होगी, और यदि वो चौथे साल करता है तो फिर उसको रिसर्च डिग्री अवार्ड होगी। और फिर वो चौथे साल पास करने पर वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है, यानी, और यदि वो 1 साल और कर लेता है तो उसको पीजी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे वो पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करता है, हाँ, तो उसको सर्टिफिकेट अवार्ड होगा, बट वो छोड़ सकता है। उसके बाद वो मान लीजिए होता था कि कई लोग छोड़ देते थे, उसका उस डिग्री का फिर कोई मतलब नहीं रहता था ना। ये उस जितना उसने उपलब्धि प्राप्त की है उसका उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसका लाभ मिलेगा, कम से कम एटलीस्ट वो एक प्रमाण पत्र तो उसको प्राप्त होगा, सर्टिफिकेट, और उसके बाद उसको डिप्लोमा प्राप्त होगा अगर 1 साल के बाद। अन्यथा पहले वाली प्रणाली में तीसरे साल फेल हो गया तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी 1 लाख के करीब स्टूडेंट संख्या पहुंचने वाली है। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पर रहकर कि शायद लोगों का रुझान जो है वो परंपरागत विश्वविद्यालय से ओडीएल माध्यम की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो साथ में अपना तैयारी कर पाते हैं, कोचिंग या फिर कुछ रोजगार कर पा रहे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से लगभग 2 दशकों तक जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुझे बतौर कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, पेपर सेटर, एग्जामिनर, इवेल्युएटर, ये मैं रहा हूँ। हाँ, तो मैंने पूरा पिथौरागढ़ का सेंटर चलाया। जब मैं चंपावत में था तो वहाँ पर मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का और इग्नू का दोनों केंद्र खोले। तो डिस्टेंस एजुकेशन मैंने बहुत काम किया। और वहाँ पर जब पिथौरागढ़ में था तो वहाँ पर केवल 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते थे तब। लेकिन जब मैं वहाँ से गया तो लगभग 20 से अधिक कोर्सेज हमारे वहाँ पर चल रहे थे, 20 से अधिक प्रोग्राम चल रहे थे। तो डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन को लोग के प्रति लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि ये 2M दर्जे की शिक्षा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। अब आप देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इग्नो का स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो, और आप लोगों के द्वारा जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें जब भी कोई नया कार्यक्रम संचालित किया जाता है तो वो उसमें काफ़ी पहले विचार किया जाता है और उसको डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और तभी उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो ये हो रहा है और उसके प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, और एक इसलिए भी बढ़ रहा है रुझान क्योंकि वर्तमान में लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की ओर हमारी शिक्षा प्रणाली बढ़ रही है। तो लोग अब रोजगार प्राप्त करने के बाद भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उनका करियर और अच्छा बने। वो लोग भी डिस्टेंस एजुकेशन में आ रहे हैं ताकि उनकी रोजगार की जो क्षमता है, उनकी कैपेसिटी है, वो और ज्यादा। सर, जैसे कि विश्वविद्यालय हम कहते हैं कि ज्ञान की केंद्र होनी चाहिए, तो क्या इस तरह के बहस के लिए, गोष्ठियों के लिए, सेमिनार्स के लिए क्या कोशिश हो रही है? देखिए, यूनिवर्सिटीज
अपने आप में ज्ञान के केंद्र रहे हैं और रहेंगे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज से 1000 साल से पहले स्थापित हुई, ऐसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी रहा है। अमेरिका के अधिकांश यूनिवर्सिटीज जो है वो, उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे मैसाचुसेट्स से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, वो उसको 500 से अधिक साल हो चुके हैं। ऐसी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में नॉलेज का क्रिएशन और उसका डिसेमिनेशन दोनों पार्ट रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटी से अपेक्षा की जाती है कि न केवल नॉलेज को क्रिएट करें बल्कि नॉलेज को डिसेमिनेट भी करें। तो यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान केवल नॉलेज का डिसेमिनेशन करते हैं तो फिर वो उच्च शिक्षा में ज्ञान के केंद्र नहीं रह जाएंगे, क्योंकि लगातार ज्ञान में अभिवृद्धि होती रहती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएं ताकि नॉलेज को क्रिएट भी करें। और आज विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो निश्चय है वो केवल ज्ञान के आधार पर होता है। जिन कंट्रीज में नॉलेज का क्रिएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा उन्नत हैं, और जिनमें कम है वो कम उन्नत हैं। इसलिए नॉलेज अपने आप में एक विकास का पर्याय भी है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को उसमें प्रयास करना होगा, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं इस दिशा में प्रयास। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को हमारी सामाजिक स्थितियों के अनुसार और सामाजिक अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार अपने को चेंज करना होगा, क्योंकि समाज की आवश्यकता बदलती रहती हैं। पहले जब हमारा पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय हमारी आवश्यकताएं केवल रोजगार की थी। आज हमारी आवश्यकताएं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ हो गई है कि लोगों के बीच में जो डेप्रिवेशन है उसको दूर करने की हो गई है, कि लोग जो है सोसाइटी में सारी एक जो समानता आ जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाए, और डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ का ही काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, सामाजिक संस्था है। उनको समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से ही अपने को चेंज करते रहना होगा और अपने पाठ्यक्रमों में भी उसी प्रकार का परिवर्तन लाना पड़ेगा। सर, रिसर्च की दिशा में कुछ बेहतरीन क्वालिटी वाइज काम हो पा रहा है? हाँ, रिसर्च की दिशा में अभी चूँकि हमारे महाविद्यालयों में रिसर्च का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जिसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के प्रयास हो रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के प्रयास हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस साल 2 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड, जिसको रिसर्च फंड कहा गया है, वो रखा है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से उसमें प्रोजेक्ट मांगे जाएंगे, और जो टीचर्स प्रोजेक्ट देंगे उनके स्वीकृत होंगे। उसमें एक कमेटी बनी है, उसके आधार पर स्वीकृत होंगे, तो वो रिसर्च करेंगे। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले वर्षों में इस कॉर्पस को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट PhD स्कॉलर होंगे तो उनको भी इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से रिसर्च को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जहाँ तक क्वालिटी रिसर्च का प्रश्न है, जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट फंड जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है, उसमें भी सभी संस्थान अपने प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। पहले UGC से प्रोजेक्ट लेते थे और अब वो वहाँ से प्रोजेक्ट लेंगे। तो इस प्रकार रिसर्च की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी रिसर्च की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च हमारी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। यानी जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भी हो और दूसरे देश भी उसको रिकॉग्नाइज करें। वो चीज़ को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है और उस दिशा में काम चल रहा है। जी सर, जैसे कि NAC मान्यता देती है महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, तो एक काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आ जाता है NAC की विजिट के बाद। एक हर कोई एक्टिव नज़र आता है और थोड़ा चीज़ें व्यवस्था में हो जाती हैं। तो क्या आप महाविद्यालयों को निर्देश इस तरह से देते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखें? निश्चित रूप में आपने सही कहा कि NAC जो 1994 में NAC की स्थापना हुई थी, और जो हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है, 1992 का जो एक्शन प्लान है, उसके हिसाब से एक ऐसी संस्था बनाई गई कि जो हमारे देश में जो सामान्य शिक्षा में जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका मूल्यांकन करे, उनको एक ग्रेड दे, ताकि वो संस्थाएं क्वालिटी का जो मिनिमम लेवल कम से कम प्राप्त कर सकें और अपने पब्लिक को एश्योर कर सकें कि उनमें मिनिमम लेवल की गुणवत्ता तो मौजूद है। अब इसको चूंकि NAC ने हाल के वर्षों में लगभग 25% जो अपनी स्थापना से अब तक 25% जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उनका मूल्यांकन कर लिया है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे लगभग 44,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस और लगभग 1100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में।
और इतने संस्थानों का एक्रेडिटेशन करना एक बड़ा टास्क है और नैक उस दिशा में काम कर रहा है। हमारे भी प्रदेश में वर्तमान में 20 जो महाविद्यालय हैं, 20 जो महाविद्यालय हैं वो नैक से एक्रेडिटेड है। और इस वर्ष नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी 2-3 दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते, द्वाराहाट का कॉलेज जो हमारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट है, उसका मूल्यांकन करके टीम चली गई है। शायद उसका आजकल में रिजल्ट भी आता होगा। इसी प्रकार से कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन बहुत जल्दी होने वाला है। आपके यहाँ मूल्यांकन हो चुका है और यूनिवर्सिटीज भी करा रही हैं और साथ साथ में कॉलेजेस भी करा रहे हैं। अब मूल्यांकन मैंडेटरी हो गया है और नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 2035 तक ये जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस का सिस्टम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो संस्थाओं को ऑटोनोमस बनना होगा और ऑटोनोमस वो तभी हो पाएंगे जबकि वो नैक से मूल्यांकन कराएंगे। तो इसलिए नैक से मूल्यांकन अब वॉलंटरी नहीं है बल्कि वो मैंडेटरी हो गया है। तो सर, ऑटोनोमस के मायने कहीं ये तो नहीं है कि फीस बच्चा खुद अपनी जनरेट कर रहा है? नहीं, मतलब आर्थिक संसाधन भी खुद ही महाविद्यालय को जुटाने होंगे। ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं कि यूजीसी या जो राष्ट्रीय स्तर के जो, चूंकि यूजीसी का भी वो होना है, लेकिन आज तक यूजीसी ही ऑटोनोमस कॉलेजों को एक मुफ्त बहुत बड़ा फंड देती थी। और इसके अलावा सरकार ने जो उसमें कर्मचारी रखे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स रखे हैं, उनका भुगतान तो, उनके वेतन का भुगतान तो एज यूजुअल पहले से ही भुगतान होता रहेगा। और फीस में भी ऐसा कोई परिवर्तन, जैसे हमारा ऋषिकेश में ऑटोनोमस कॉलेज हुआ तो शुल्क में इस प्रकार का कोई बहुत ऐसा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सरकारी संस्थान है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि ऑटोनॉमी का मतलब है कि महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी वो स्वयं अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा करें कि वो संस्थान को धीरे धीरे डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा संस्थान जो अपनी उपाधियां स्वयं देता हो, जो यूनिवर्सिटी के कार्य हैं वो करने के लायक बने, सो दैट वो कल को यूनिवर्सिटी हो जाए, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे नहीं। तो इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। तो ऑटोनॉमी जी बिल्कुल। तो बहुत सर, इतना विस्तार से आपने बता दी है, बहुत सारी जानकारी हमारे तमाम लिसनर्स, तमाम टीचर्स, प्रोफेसर जो इस बातचीत को सुन रहे होंगे, तो जिनको जानकारी नहीं होगी सबको मुझे लग रहा है काफ़ी जानकारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक्त हमारे लिसनर्स के साथ बांटने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतनी चर्चा हुई और भविष्य में भी जब इस प्रकार की कोई चर्चा की आवश्यकता होगी तो आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू। और सर हाँ जी, और सर रेडियो ये सामुदायिक रेडियो है, तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं इस तरह से की जा सकती हैं प्रोफेसर्स के द्वारा भी जी। तो आप चाहें तो एक मतलब हालांकि इतने संसाधन यहाँ पे नहीं है कि हम बहुत सारी चर्चाएं रिकॉर्ड कर पाएं, लेकिन अगर कोई अच्छी बातचीत करता है विषय संबंधी तो यहाँ पे आमंत्रित हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से इससे भी उच्च शिक्षा के विकास का माहौल बनाने में और वो वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।